गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पिछले क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ चीज़ें देखी थी। देखिए, इस क्लास में हम बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार के 2021-22 के सिलेबस में ये चीज़ें हैं। तो पहले हम इनको कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा रेलिवेंट हो। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली ये दोनों प्रकाश का अपवर्तन ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं तो आपने प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ा होगा। तो देखिए, उसमें परावर्तन में क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण आती है, किसी सतह से टकराती है और फिर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। लेकिन इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसा कि परावर्तन वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा, क्लास देखी होगी, तो उसमें बताया था हमने कि किसी प्रकाश का चाल या फिर कह सकते हैं दिशा तब चेंज होता है, बेसिकली चाल ही कह सकते हैं। चाल तब चेंज होता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और वहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना इसका अपवर्तन कहलाता है। तो आज इसको हम देखेंगे एक अच्छे तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले कोई सतह ले लेंगे, इसको हम बेसिकली नाम देंगे पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल यानी कि ये डिवाइडिंग प्लेन है, डिवाइडिंग प्लेन। अब ये डिवाइडिंग प्लेन कैसा है? देखिए, इसके ऊपर हम माध्यम कोई और नहीं मानेंगे, इसको माध्यम यानी कि मीडियम 1 मान लेंगे, माध्यम 1, और इसके नीचे जो होगा उसको हम माध्यम यानी कि मीडियम दूसरा मान लेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो पृथक्कारी तल है, इन दोनों माध्यमों को ये अलग अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि ऊपर अलग माध्यम है, नीचे अलग माध्यम है। अब प्रकाश किरण मान लीजिए कि इस पर आकर ऐसे गिरती है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण आई। तो इस प्रकाश किरण को, जैसा कि हम प्रकाश के परावर्तन में भी इस किरण को हम बोलते थे आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इसमें कि इस सतह के लंबवत हम एक तल खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, जो यहाँ पे बेसिकली इसको नाम दिया जाएगा अभिलंब का, अभिलंब। इसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकाश किरण को, जैसा कि पहले क्लास में एकदम स्टार्टिंग ऑप्टिक्स के पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश किरण के गुण क्या क्या होते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में गति करती है, सीधे गति करती है। तो इस प्रकाश किरण को बेसिकली जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। लेकिन ये प्रकाश किरण जब एक माध्यम से, माध्यम ऊपर कोई दूसरा है, नीचे माध्यम कोई दूसरा है, तो मान लीजिए ऊपर हवा है और नीचे वाला पूरा का पूरा माध्यम कांच है, इस प्रकार से, तो यह जब इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए, या तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ सकती है, या तो ये प्रकाश किरण ऐसे जा सकती है। ठीक है। तो ये प्रकाश किरण जो इस तरीके से जा रही है, कोई दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमने दो कंडीशन एज्यूम की है कि कोई प्रकाश किरण या तो ऐसे आ सकती है, यानी कि जैसे जा रही है सीधा जा रही है, या तो उससे इधर हो सकती है या तो उससे उधर हो सकती है। तो इस प्रकाश किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम समझें। तो देखिए, अगर हम परावर्तन से इसको कंपेयर करें तो परावर्तन में क्या होता था, ये जो सतह होती थी ये बेसिकली अपारदर्शी होती थी, अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार ना दिखाई देता है, ओपेक बोलते हैं इसको। लेकिन ये इसमें जो सतह होगी, जो ये पृथक्कारी सतह होगी, यह पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी इन द सेंस कि ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। अगर ये सतह, ये जो प्लेन है, यह ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके आर पार दिखाई देता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरण इससे इसमें गति कर सकती है। तो जब यह प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि टेढ़ी हो जाती है। तो अगर एक प्रॉपर डिफिनीशन की बात करेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन की, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। और इस प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना या फिर टेढ़ी होने की घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर परावर्तन और अपवर्तन को दोनों कंपेयर करके हम देखें तो देखिए, इसमें कोई प्रकाश किरण इस तरीके से इंसिडेंट होती थी, गिरती थी, आपतित होती थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खींचते थे अभिलंब। अब ये जितने कोण पे आई है, यानी कि इंसिडेंट एंगल इसका जितना है, आई मतलब कि आपतन कोण, उतने ही कोण पर ये वापस जाती भी थी। लेकिन इसमें देखिए, अगर इस माध्यम को हम माध्यम 1 माने हैं और नीचे वाला माध्यम हमने माध्यम 2 मान लिया है, माध्यम 2, तो प्रकाश किरण देखिए माध्यम 1 से आ रही है, इस बिंदु पर टकरा रही है और इसी पुनः इसी ऊपर वाले माध्यम में, यानी कि माध्यम 1 में ही ये वापस चली जा रही है। तो परावर्तन में प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई रहती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। लेकिन अपवर्तन में इसका उल्टा होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि एक प्रकाश किरण कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो ये घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए कि इस अपवर्तन होने का कारण क्या है। अगर इस अपवर्तन का रीजन समझा जाए, कारण समझा जाए, तो एक इसका स्पष्ट सा एक कारण है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल अलग अलग हो जाती है, यानी कि इसका चाल वैरी करता है अलग अलग मीडियम में। चाल इसकी है, इसकी बदलती है, और चाल बदलने के कारण ही यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे देखिए, अगर हम प्रकाश के चाल की बात करें तो फर्स्ट क्लास में हमने प्रकाश के चाल के बारे में देखा था, लेकिन फिर इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रकाश की अगर हम चाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद प्रकाश की चाल थोड़ा उससे कम गैस में होती है, उससे कम की अगर बात करें तो द्रव में होती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली ठोस में होती है। और यह अगर हम गैस, ठोस और द्रव की बात करें बेसिकली, तो ये ठोस और द्रव बेसिकली होने चाहिए पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, ठोस में अगर हम ईंट को ले लें और ठोस में अगर हम कांच को ले लें तो दोनों ही ठोस है, दोनों ही सॉलिड है। लेकिन ईंट में यानी ब्रिक में प्रकाश किरण गति नहीं कर सकती है, लेकिन वहीं अगर कांच की बात करेंगे, ग्लास की बात करेंगे, तो वो भी ठोस है, सॉलिड है, लेकिन उसमें प्रकाश किरण गति कर सकती है। तो बेसिकली ये पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किरण निर्वात में, सबसे कम प्रकाश किरण ठोस, प्रकाश किरण की चाल ठोस में। तो यहाँ से अगर हमें कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो इस ठोस के जो पार्टिकल्स होंगे, इस ठोस के कण होंगे, वो बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। ये अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ठोस के कण जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, यानी इनके बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। द्रव की बात करें तो इसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, कुछ इस टाइप से। और अगर गैस की बात करें तो गैस में तो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है। और निर्वात में बात करें तो देखिए, निर्वात में बेसिकली कोई चीज़ है ही नहीं। निर्वात तो कम सेंस होता है कि जहाँ पे हवा भी ना हो, तो जहाँ पे अगर हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ माध्यम के कण है भी नहीं। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा उसमें देखने को मिल रही है जहाँ पर इसको कोई रुकावट न मिल रही हो, यानी कि अगर कहीं रुकावट इसके माध्यम में, अगर इसके रास्ते में कहीं अगर रुकावट नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे माध्यम ठोस होता जा रहा है, सॉलिड होता जा रहा है, यानी कि उसके कण जैसे जैसे एकदम पास आते जा रहे हैं, तो उसकी चाल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में कण थोड़े पास आ गए, तो इसमें गैस में थोड़ा कम हो गया प्रकाश की चाल। द्रव में और कण पास आ गए, पार्टिकल्स और पास आ गए, तो इसमें प्रकाश की चाल और कम हो गई। और ठोस में यही बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा पास में पार्टिकल्स आ गए, इसलिए सबसे कम चाल किसमें हो गई, इसमें। तो अगर हम इसके अपवर्तन के कारण की बात करें तो सबसे बड़ा यही कारण है कि जैसे जैसे माध्यम चेंज होते जाते हैं, माध्यम जैसे जैसे बदलता जाता है, मीडियम जैसे जैसे चेंज होता जाता है, तो प्रकाश की चाल भी चेंज होती जाती है। और उसी के कारण ये हमें घटना देखने को मिलती है कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई है, टेढ़ी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस अपवर्तन से संबंधित कुछ डिफिनीशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपतित किरण की अगर हम बात करें तो आपतित किरण में जैसा कि हमें पता है
कि जो प्रकाश किरण किसी पृथककारी सतह पर आकर के टकराती है वह आपतित किरण हो जाती है, यानी कि जो गिरेगी इंसिडेंट होगी उसी को आपतित किरण कहेंगे। और इसमें अभिलंब की बात करें तो जो सतह पृथककारी सतह होगा यानी कि डिवाइडिंग प्लेन होगा, उसके अगर परपेंडिकुलर और लंबवत हम कोई अगर लाइन खींच रहे हैं, कोई प्लेन खींच रहे हैं, तो वहीं कहलाएगा क्या, अभिलंब। अब देखिए इनके बीच में इस आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में यानी अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको आई से दिखाया जाता है। इस आई को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और इस इंसिडेंट एंगल को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए एक कोण यहाँ नीचे भी बन रहा है दूसरे वाले मीडियम में, सेकेंड माध्यम में। तो अगर मान लीजिए ये वाली प्रकाश किरण हम लेके चल रहे हैं तो इनके बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है ये वाला, इसको हम कोण आर से दिखाते हैं, आर से। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और अगर ये वाली प्रकाश किरण हमें ज्यूम करके चलें, मान के चलें, तो ये वाला एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी उस पर बात करेंगे कि दोनों में से कौन सी कंडीशन कब अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात किए हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वह टेढ़ी हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ये केसेस कब हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन है कि प्रकाश किरण एक इधर भी आ चुकी है, मतलब कि सीधी तो जा रही थी, लेकिन एक केस ऐसा है कि प्रकाश किरण उससे इधर आ सकती है, और एक केस ऐसा है कि प्रकाश किरण उससे उधर जा सकती है। तो इन दोनों केसेस में कौन कब होगा इसको हम पहले चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि माध्यम बेसिकली कितने प्रकार का होगा। माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मीडियम। देखिए, तो अगर हम कणों की व्यवस्था लेके चलें, कणों की व्यवस्था देखें, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था ठोस, द्रव और गैस वाले केस में, तो कणों की व्यवस्था हम देख के चलेंगे तो हम माध्यम को, मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवाइड कर सकते हैं विरल माध्यम, और एक डिवाइड करते हैं सघन माध्यम। देखिए विरल माध्यम को बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और वहीं अगर सघन माध्यम की बात करें तो सघन माध्यम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखिए विरल माध्यम और रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम किसको कहते हैं, पहले इसको समझिए ध्यान से। अगर देखिए हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये चाक बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो किसी का आंसर हो सकता है कि ये चाक बड़ा भी है, किसी का आंसर हो सकता है कि ये चाक छोटा भी है। लेकिन अगर इसको क्लियर करना है कि ये चाक बड़ा है कि छोटा है, तो देखिए हम इसके सापेक्ष किसी अन्य चाक को लेके देखेंगे। तो अगर देखिए इन दोनों में कंपेयर आप करें तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, अब ये वाला छोटा दिख रहा है। लेकिन इसी की कंपेयर, इसी वाइट वाले चाक की हम कंपेरिजन अगर अन्य किसी चाक से कर दें, जैसा कि इससे कंपेयर कर दें, तो इस वाले केस में यह बड़ा है, और इसके वाले केस में अगर हम चेक करेंगे इसके साथ, तो यह चाक इससे छोटा है। यानी कि ये वाइट वाला जो चाक है इसको छोटा या फिर बड़ा कहना डिपेंड किस पे कर रहा है कि हम दूसरे किसी अन्य वस्तु से कंपेयर इसको कर रहे हैं। यानी कि जिस वस्तु से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, उसके सापेक्ष देखेंगे कि ये छोटा है कि बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि हम विरल माध्यम की बात करें, कोई माध्यम विरल है यानी कि रेयरर है, तो किस बेस पे डिसाइड करेंगे उसको, किस आधार पे उसको हम कहेंगे कि रेयर है, मतलब कि विरल है कि सघन है, तो किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पूछें इसमें कि द्रव के कण जो हैं वो पास पास हैं कि दूर दूर है, तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये आंसर आ सकता है कि इसके कण पास पास हैं, और किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कण दूर दूर है। दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठोस से, सॉलिड से, तो इसके कंपेरिजन में तो इसके कण दूर दूर है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कि इससे कंपेयर कर रहा है, इस गैस वाले से, तो इस केस में इसके कण क्या दिखेंगे, उसको पास पास दिखेंगे।
तो अब किसको सही माना जाए? वो बच्चा जिसने कहा कि कण पास पास हैं तो उसको सही माना जाए, या फिर इसको सही माना जाए कि जिसने कहा कि कण इसके दूर दूर है? अब देखिए वो दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो इनमें अगर हम चेक करेंगे तो हम डिपेंड करेगा इस पे कि हम किसके सापेक्ष उसको लेके चल रहे हैं, किससे दिखा के हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछता है या फिर आपसे पूछा जाए कि विरल माध्यम क्या होगा, रेयर मीडियम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नॉर्मली एक डिफिनेशन देंगे कि ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होंगे। तो दूर दूर तो इसके भी हैं, पास पास इसके भी हैं। नहीं, अगर आपको डिफाइन करना होगा कि रेयर मीडियम क्या होता है तो इसमें आप बोलेंगे कि अगर ऐसा माध्यम जो किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा, यानी कि अगर विरल बताना है तो देखिए ऐसा माध्यम जिसके कण किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम बोलते हैं विरल माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसके कण किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा पास पास होंगे, एक दूसरे के निकट होंगे, तो वो कहलाएगा सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। यानी कि अगर हमें डेंसर या फिर रेयर डिफाइन करना है तो हमें कोई दूसरा लेके चलना होगा जिससे हम कंपेयर कर सकें। जैसे देखिए एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पानी बताइए, पानी है, यह सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? तो इसमें आप हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सघन माध्यम है, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि विरल माध्यम है। चलिए इसी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसको अगर हम मान लीजिए कि ले लेते हैं ईंट के साथ। अब देखिए पानी के कण और ईंट के कण, इन दोनों में से ज्यादा पास पास किसके कण होंगे, पानी के या फिर ईंट के? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे ईंट के कण पास पास होंगे, सही बात है। तो इस केस में ये हो जाएगा यहाँ पर सघन माध्यम, और इस केस में हो जाएगा ये विरल माध्यम। यानी कि ईंट की अपेक्षा पानी तो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। लेकिन अगर इसी ईंट को हम लेके चलते हैं, अगर इसी पानी को हम ले लेते हैं, एक पानी ले लेते हैं एग्जाम्पल, और एक ले लेते हैं हवा यानी कि वायु ले लेते हैं। अब इन दोनों में आप अगर कंपेयर करेंगे तो जो पानी का कण होंगे उसके कण पास पास होंगे, और वायु कण क्या होंगे, दूर दूर। यानी कि इस केस में ये वायु क्या हो जाने वाला है, यह विरल माध्यम हो जाएगा, यानी कि डेंसर मीडियम हो जाएगा, और रेयर मीडियम हो जाएगा, और ये पानी हो जाएगा सघन माध्यम, यानी कि ये हो जाएगा डेंसर। देखिए सघन विरल जैसे देख लीजिए, अभी गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ या फिर कोई भी फसल बोई जाती है, तो आप लोग एक साधारण भाषा में बोलते हैं कि घन हो गया है। अगर कोई गेहूँ छिटा गया है तो वो जब जमता है तो उसको बोलते हैं घन हो गया। घन होने का सेंस क्या है कि वो सघन हो गया, बहुत ज़्यादा पास पास हो गया। और अगर गेहूँ दूर दूर हो जाता है तो उसको बोलते हैं साधारण भाषा में, भोजपुरी में, बीरर बोलते हैं। बीरर नहीं होता है, विरल होता है। विरल का सेंस कि वो दूर दूर हो गया, ठीक है। तो अगर किसी माध्यम के कण किसी अन्य माध्यम के कणों की अपेक्षा दूर दूर है तो माध्यम सघन विरल कहलाएगा, और किसी अगर माध्यम के कण दूसरे माध्यम की अपेक्षा पास पास हैं तो माध्यम कहलाता है सघन माध्यम। और इसको आप क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसी दूसरे मीडियम के अनुसार, किसी दूसरे माध्यम के अनुसार। एक मीडियम को कभी भी हम कभी भी हम नहीं बता सकते हैं कि वो सघन होगा कि विरल होगा। देखिए कोई माध्यम खुद के लिए भी सघन या फिर विरल हो सकता है, यानी कि हम एक माध्यम लेंगे ना तो उसमें भी सघन और विरल बन सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, देखिए इधर मान लीजिए ये धरती की सतह है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पर है सूर्य, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है यहाँ पर जो होंगी वायु की परतें होंगी ऐसे। अब देखिए दिन का टाइम है, सूर्य है, ये है सूर्य, सन। अब इससे जो प्रकाश किरण आएगी इस जमीन पर टकराएगी, और जमीन पे जब ये प्रकाश किरण गिरेगी तो जाहिर सी बात है इस जमीन का यानी कि निचली सतह जो होगी वह कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये वाली सतह हो जाएगी गर्म। अब जब गर्म होगी तो इस सतह के जो पार्टिकल्स होंगे, इस सतह के जो कण होंगे, वह ऊर्जा पा करके और बेसिकली गतिज ऊर्जा इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का सेंस है कि इधर उधर गति करने लगेंगे। जब इधर उधर गति करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। जब दूरी बढ़ेगी तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला हवा का भाग है, ये हो जाएगा विरल।
लेकिन ये जो ऊपर की सतह होगी, मान लीजिए कि इतना सेक्शन, ये ऊपर वाला भाग, इसके जो कण होंगे इसकी अपेक्षा, इस नीचे वाली सतह की अपेक्षा हो जाएंगे सघन, यानी कि ये डेंसर हो जाएंगे, और ये नीचे वाला हो जाएगा रेयरर। यानी कि कोई माध्यम, कोई एक माध्यम भी खुद के सापेक्ष में सघन या फिर विरल हो सकता है। तो अगर आपको सघन या फिर विरल बताना होगा तो उसमें आप दूसरा कोई मीडियम चेक करेंगे कि कौन सा मीडियम हमने लिया है, किससे हमको कंपेयर करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने दो केसेस लिए थे कि प्रकाश किरण इस सीधी रेखा जैसा कि उसको जाना चाहिए था उससे इधर भी आ सकती है और ऊपर साइड भी हो सकती है। ये केसेस कब होंगे, अब इनको हम चेक करते हैं कि ये दोनों चीजें कब होती हैं या दोनों चीजें कब घटित होती हैं। देखिए हमने माध्यम दो लिए थे, हमने मीडियम दो लिए थे। एक मीडियम हमने लिया था विरल और एक मीडियम हमने लिया था सघन। इससे पहले, थोड़ी देर पहले आपने एक चीज और देखी थी कि प्रकाश की चाल बेसिकली जो होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा, गैस में उससे थोड़ा कम, द्रव में उससे थोड़ा कम, और गैस इस ठोस अवस्था में यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होती है। यानी कि ये प्रकाश की चाल का सीक्वेंस है कि इसमें कितना होता है। तो देखिए अगर कोई हम विरल माध्यम लिए हैं, कोई रेयरर मीडियम लिए हैं, और कोई हमने लिया है डेंसर मीडियम, ठीक है, तो प्रकाश किरण देखिए ऊपर वाला हमने माध्यम एक लिया है, माध्यम दो। तो यहाँ पे पहले हम दो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक पहला ये फिगर और नीचे यहाँ पे एक बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक सतह ले लिया, यहाँ पे भी हमने एक सतह ले लिया, कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, हमने भी यहाँ पे कोई प्रकाश किरण ले लिया, फिर यहाँ पे अभिलंब हमने लिया, यहाँ भी अभिलंब ले लिया। अब देखिए समझिए ध्यान से, इस केस में हम ये जो पृथककारी सतह है, ये जो ऊपर वाली सतह है, ये सतह, इससे ऊपर वाला माध्यम लेते हैं, माध्यम एक, और इस माध्यम को इस केस में मान लीजिए ले रहे हैं विरल, यानी कि इसको हम ले रहे हैं रेयरर, ठीक है। और इस नीचे वाली सतह को, बेसिकली ये दो फिगर्स हैं तो इसको हम अलग कर दे रहे हैं यहाँ से, ये दो अलग फिगर्स हैं। तो इनमें अगर हम लेते हैं तो माध्यम, इसको हमने अगर विरल लिया है तो जाहिर सी बात है नीचे वाले को हम सघन ही लेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं नीचे वाली सतह को, इस लाइन की नीचे वाली सतह को हम ले लेते हैं ये माध्यम दो, जो कि है यह सघन, यह है डेंसर, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इस केस में थोड़ा इससे उल्टा ले लेते हैं, इस ऊपर वाली सतह को, इस माध्यम को, माध्यम एक को, इसको हम ले रहे हैं सघन, यानी कि इसको हम ले रहे हैं डेंसर, और इस वाले को जो नीचे वाली है इसको हम ले रहे हैं माध्यम दो, इसको हम ले रहे हैं विरल, ठीक है, यानी कि इसको हम ले रहे हैं रेयरर। अब एक बात समझिए इसमें ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तब क्या होगा, और जब यह सघन से विरल में आएगी तब क्या होगा। अच्छा एक बात इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई माध्यम है, विरल है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हवा, और यहाँ पे इस सघन वाले माध्यम को हम लिख दे रहे हैं कांच। अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इस सघन वाले माध्यम को हम कांच ले रहे हैं, वही चीज उल्टा कर दिया हमने, और यहाँ पे विरल वाले माध्यम को हम ले रहे हैं हवा। अब समझिए एक ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से, यानी कि इस विरल माध्यम में से और इस नीचे वाले सघन माध्यम में से प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी, इन दोनों में, हवा में ज्यादा चाल होनी चाहिए कि कांच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हवा चूंकि गैस है और ये कांच चूंकि ठोस है, तो गैस में तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो प्रकाश की चाल अगर इसमें ज्यादा है तो यह इस अभिलंब से इतना कोण बनाते हुए आ रही है, इतना कोण बनाते हुए आ रही है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर यह इस हवा से यानी कि इस विरल से सघन में आएगी तो सघन में बेसिकली इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा कम, क्योंकि ये किस अवस्था में है, ठोस में। तो अगर चाल कम होगा तो क्या यह ज्यादा बेंड हो पाएगी, यानी कि इसको देखिए, इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ये प्रकाश किरण इस सघन माध्यम के कण के पास पास होने के कारण यह ज्यादा बेंड नहीं हो पाएगी, मुड़ नहीं पाएगी, इसलिए यह अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है। यानी कि ये अभिलंब है, देखिए इधर इतना कोण बना के जा रही है,
और इधर बना के जा रही है केवल इतना कोण r। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक चीज चेक करें तो यहाँ पे जो कोण I का मान है वह ग्रेटर देन कोण R है, यानी कि आपतन कोण का मान इस अपवर्तन कोण के मान से ज्यादा है, इंसिडेंट एंगल का मान रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा है इस केस में। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन देखिए यही केस अगर हम उल्टा लेके चलें, कांच हमने ले लिया है पहला माध्यम सघन माध्यम और दूसरा माध्यम ले लिया है हमने हवा। अब देखिए इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कांच की चाल ज्यादा होगी, कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी हवा में, तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है हवा में होगी। तो अगर कांच में ये प्रकाश किरण इतना दब के आई है, चूंकि इतना एंगल बना के आई है, तो जब ये हवा में जाएगी विरल में तो खुल के आराम से जाएगी, क्योंकि एकदम हवा स्वतंत्र रूप से है। तो इसको जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जा करके यह प्रकाश किरण इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि देखिए इधर एंगल ये आई इतना था और इधर ये एंगल आर इतना हो गया। यानी कि इन दोनों में आप चेक करेंगे अगर तो एक चीज देख सकते हैं कि जो आई का मान है वह छोटा है आर के मान से। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो वह प्रकाश किरण इस अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे देखिए अगर इसको सिंपल सा एग्जांपल में आप लेके चलेंगे तो कोई बच्चा मान लीजिए अपने घर पे रह रहा है, अपने खुद के घर पे है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपने वो घर पे है, और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने वो नानी के जाता है, नानी के घर। तो अगर अपने घर पे है और उसके घर पे ऐसे लोग हैं पापा चाचा ये सारे लोग कि उसको प्रेशराइज करके रखते हैं कि तुम ये करो ये मत करो ये मत करना, ऐसे प्रेशर ज़्यादा देके। ठीक है, तो अगर वो अपने घर पे है तो किसी तरीके से दब के रहेगा। यानी कि अगर इस घर को हम लेंगे तो इस घर को हम ले सकते हैं सघन माध्यम टाइप का। ठीक है, और नानी के जानते हैं बच्चे जाएंगे वहाँ पे कोई मारने पीटने वाला नहीं रहेगा, ज़्यादा दुलार प्यार होता है, तो वहाँ पे अगर वो जाता है तो वहाँ पे कोई दबाव डालने वाला नहीं होगा, प्रेशराइज करने के लिए नहीं होगा। तो ये माध्यम वहाँ पे बेसिकली ये नानी का घर हम ले सकते हैं, यह हो जाएगा विरल माध्यम। अब देखिए सघन माध्यम से ये वाला एग्जाम्पल लेके चलें, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में अगर था वो अपने घर पे था तो ज़्यादा प्रेशराइज होकर रहता था, दब के रहता था। लेकिन जब वो एक खुले वातावरण में यानी कि अपने नानी के घर जाएगा तो वहाँ पे वो खुल के रह सकता है, किधर भी घूम सकता है एकदम स्वतंत्र रूप से। तो प्रकाश किरण देखिए केवल इतना कोण बनाते हुए आई थी उस माध्यम सघन माध्यम में, लेकिन ये जब विरल माध्यम में आई है तो यह पूरा खुल के अविलंब से ज़्यादा दूर चली गई है, ये ज़्यादा कोण बनाते हुए गई है। ठीक उसी तरीके से जैसा कोई बच्चा अपने नानी के यहाँ जाएगा तो पूरा घूम सकता है किधर भी आराम से बिना किसी रोक टोक के। अब देखिए यही अगर उल्टा केस ले लेते हैं कि वह पहले अपने नानी के यहाँ रहा हो, नानी के यहाँ रहा होगा तो खुल के पूरा का पूरा रहा होगा, लेकिन फिर वो जब अपने घर पे आएगा तो फिर उसको प्रेशराइज करके रखा जाएगा दबाव में, क्योंकि वहाँ जाके वो बिगड़ जाएगा। तो अगर यह विरल माध्यम में था यानी कि इस विरल माध्यम में और आया कहाँ पे अपने घर यानी सघन माध्यम में, तो पहले वो उधर खुल के था यानी कि इतना ज़्यादा फैल के था, और लेकिन जब इस माध्यम में आएगा सघन वाले में घर पे आएगा तो दब के रहना पड़ेगा। तो ऐसे इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब के पास झुक जाएगी, और अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से वो दूर हट जाएगी। ये है प्रकाश के अपवर्तन के दो केसेस, दो घटनाएं, इनका हम यूज करने वाले हैं अगले क्लासेस में। तो इसमें अब देखते हैं अपवर्तन का नियम देख लेते हैं। ठीक है, कि अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं इसको समझिए ध्यान से। अपवर्तन का नियम देखने से पहले कुछ चीजें इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए इनमें प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या घटनाएं ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती हैं या फिर चेंज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स की। तो देखिए एक बात समझिए इसमें ध्यान से, अगर इसमें हम एक पॉइंट लेके चलें चाल की, स्पीड की, और एक लेके चलते हैं वेग की जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर प्रकाश किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है तो एक बात बताइए, क्या इसकी चाल चेंज हुई है? क्या यह प्रकाश की चाल चेंज मतलब इसकी चाल क्या बदली है? तो जाहिर सी बात है इसका हमने कारण ही पढ़ा था कि अपवर्तन होता ही इसी कारण है क्योंकि उसका अलग माध्यम में अलग अलग चाल हो जाती है। तो यानी कि जाहिर सी बात है इसकी चाल बदलती है। क्या इसका वेग बदलता है? क्या प्रकाश किरण का अगर अपवर्तन होता है तो वेग बदलेगा?
तो जाहिर सी बात है, देखिए इसमें कुछ दिशा और रह रही है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन दिशा इसका चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कि इसकी परिमाण सेम रहता है, वैसे तो वो भी नहीं है, चाल भी नहीं चेंज इसका बदल रहा है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है, चाल भी इसका चेंज हो जा रहा है और दिशा भी इसकी बदल रही है, जाहिर सी बात है, तब इसका मतलब वेग भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। उसके बाद कुछ और बात करते हैं। देखिए प्रकाश किरण चूंकि एक वेव है, वेव यानी कि कह सकते हैं यह प्रकाश किरण तरंग होती है, तो तरंग में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनमें भी कुछ पद होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं इसमें आवृत्ति की, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हो गया, उसके बाद तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य। देखिए इसमें अगर आप समझें इस चीज़ को, तो एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से, आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति का कहने का सेंस है कि अगर प्रकाश किरण ऐसे प्रोपोगेट करती है, ऐसे चलती है, तो वह 1 सेकेंड में जितना चक्कर तय कर लेती है। अगर 1 सेकेंड में ऐसे एक साइकिल पूरा की, या फिर 1 सेकेंड में ऐसे इस तरीके से 2 साइकिल इसने पूरा कर लिए, तो उसको बोलते हैं उसकी आवृत्ति, यानी कि 1 सेकंड में वो जितना चक्कर तय कर रही है। अगर 1 सेकंड में केवल ऐसे यहाँ तक आ गई, तो देखिए ये आधा ऊपर आधा नीचे, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो 1 सेकंड में जितना चक्कर तय करती है वह उसकी कहलाती है आवृत्ति। अब देखिए प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यानी कि इसका जब अपवर्तन होता है, इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, इसका आवृत्ति सेम रहता है, ठीक है, इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होने वाली है, बाकी सारी चीज़ें इसकी बदल जाएंगी। और बेसिकली ये देखिए आवर्तकाल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आवर्तकाल को देखें तो आवर्तकाल बराबर होता है 1 में आवृत्ति, यानी इस आवृत्ति को बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इस आवर्तकाल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1 में आवृत्ति, या फिर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में होता है टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। तो अगर मान लीजिए कि ऊपर 1 है, आवृत्ति चेंज हो नहीं रही है, तो क्या इसका टोटल मान चेंज होगा, क्या आवर्तकाल का मान चेंज होगा, नहीं होगा। यानी कि प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसका जो आवर्तकाल है ये अभी चेंज नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक है, तो उसको आप टिक लगा सकते हैं कि ये चेंज नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि इन प्रकाश के अपवर्तन घटना में निम्न में से कौन सा सत्य है कि चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, तो इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो देखिए अलग अलग प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 कलर्स उसमें होते हैं। तो अगर 7 कलर्स हैं, तो 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ था, तरंग दैर्ध्य था, इसको वेवलेंथ हम बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इनका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो उसमें चेंज नहीं होती हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि, या फिर रुकिए इसको मिठाई दे रहे हैं, देखिए अपवर्तन के लिए सत्य कथन है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि I इज ग्रेटर देन R, दूसरा ऑप्शन है I इज लेस देन R, तीसरा ऑप्शन है I इज इक्वल टू R, और चौथा ऑप्शन है कि सेकेंड, फर्स्ट व सेकेंड दोनों। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अपवर्तन के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा राइट है, तो इसमें अगर चेक किया जाए तो कुछ लोगों का आंसर होगा, बहुत बच्चे इस पॉइंट पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं, इस वाले पर I इज इक्वल टू R, क्योंकि वो बच्चे हमेशा से यही चीज़ याद करते आते हैं कि I इज इक्वल टू R होता है, I इज इक्वल टू R होता है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि किस केस में I इज इक्वल टू R होता है।
अगर आप परावर्तन वाला लेक्चर देखे होंगे, परावर्तन वाला क्लास देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे प्रकाश किरण जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर टकरा कर वापस भी जाती है। अभी यहाँ पे हमने फिगर वो खींचा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखे हैं कि इस केस में चूंकि जब माध्यम प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, तो विरल वाले में तो कोण ज्यादा रह रहा है क्योंकि फैलाव है, और इसमें कण पास पास है तो इसमें कोण कम हो गया। तो इस केस में आई इज ग्रेटर देन आर मिला है। इस दूसरे वाले केस में चेक करें तो प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में जा रही है तो आई इज लेस देन आर मिल रहा है। तो उसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो अगर दोनों सही है तो एक चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कि पहला व दूसरा ऑप्शन दोनों, तो हम टिक लगाएंगे इस ऑप्शन पर। और ये जो आपकी घटना है I इज इक्वल टू आर वाली, यह होती है परावर्तन में, ठीक है, यह प्रकाश के परावर्तन में घटना होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को, जो सभी पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकाश का अपवर्तन का रोल क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, इसका महत्व क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। फिर उसके बाद जो अपवर्तन के नियम होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, तो उनको हम देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।